So this is video number 2, week 14. So we were studying actually how data warehouse works. तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो डाटा आता है डिफरेंट सोर्सेज से वो तीन कैटेगरीज में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड. अच्छा, अब हम उसको ज़रा आगे देखते हैं. अच्छा, द डेटा इज प्रोसेस, ट्रांसफॉर्म एंड इंजेस्टेड so that user can access the process data into data warehouse through business intelligence tools, SQL clients and spreadsheets. हमारे पास जो डेटा होता है वो प्रोसेस किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है और फिर हमारे पास उसकी एक्सेस हमें प्रोसेस डेटा की अवेलेबल की जाती है थ्रू बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स, जिसमें हमारे पास SQL क्लाइंट्स भी होते हैं, स्प्रेडशीट पे भी डेटा रिप्रेजेंट होता है. हमारे पास जो डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आता है, डेटा वेयर हाउस को क्या करता है, कलेक्ट करता है और उसको वो डाटा होता है वो डिफरेंट सोर्सेज से आता है. तो हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास आ जाता है. हम इसे कॉम्प्रिहेंसिव क्यों कह रहे हैं? इसे हम कॉम्प्रिहेंसिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत सारे सोर्सेज से डेटा आया है एंड ये बहुत सारे सोर्सेज डेटा आया था, लेकिन ये किसके बारे में है? अगर हम एंटरप्राइज के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये तमाम डेटा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंटरप्राइज है. ठीक है, तो हमारे पास डेटा तो हमने बहुत गैदर किया है, बट इसका जो की पॉइंट है ये डेटा, फॉर एग्जांपल अगर हमारे केस में देखा जाए तो वो एंटरप्राइज के बारे में. ठीक है, by merging all this information in one place, an organization can analyze its customer more holistically. ठीक है, हमारे पास जब हम डेटा बहुत सोर्सेज से इकट्ठा कर लेते हैं तो हम, फॉर एग्जांपल अगर हमारा फोकस हमारा कस्टमर है तो हम कस्टमर को बहुत ज़्यादा डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं. होलिस्टिकली की या होलिस्टिक अप्रोच क्या होती है कि उसको हमने बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम एनालाइज कर सकेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम कस्टमर को देख रहे हैं, अगर सिंपल सी एक बात करें, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मार्केट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मॉडर्न ट्रेंड्स, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड्स, तो ये हमारे पास एक होलिस्टिक अप्रोच हो जाती है. और अब यहाँ पर हमारे पास जो मेन पर्सन है या जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे पास कस्टमर है, तो हम इसको एक बेहतर अंदाज से एनालाइज कर सकते हैं. लेकिन जब हम उसको एनालाइज करने लगते हैं तो हमारे पास एक सबसे बड़ा की चैलेंज आ जाता है. वो ये की चैलेंज आ जाता है कि यहाँ पर हमारे पास नाउ वी हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, वी हैव एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा. क्योंकि हम उसको जितना ज़्यादा हम डेटा इकट्ठा करते जा रहे हैं वो है तो एक एंटिटी के बारे में, बट हम जो हमारे पास डेटा का वॉल्यूम है इट इज़ एक्सपेंडिंग. ठीक है, तो वो हमने देखना है. अब यहाँ पर जो हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो हम इकट्ठा कर रहे हैं उससे हमें एक तो फ़ायदा मिलता है कि वी आर श्योर कि हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. यानी हमारे पास अब जो है ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक एंटिटी के बारे में या एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है. अब जब हम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डेटा को इकट्ठा कर लेते हैं तो हम इस चीज़ पे हमारा एक कॉन्सेंसस हो जाता है कि अब हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, उस पर डेटा माइनिंग परफॉर्म करते हैं. डेटा माइनिंग बेसिकली जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था, इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिगिंग या इट्स द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सम नॉलेज फॉर इंफॉर्मेशन. ठीक है, या सम नॉलेज फ्रॉम द गिवन डाटा या प्रोवाइड डेटा. तो जब हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आ जाता है तो फिर हम उस पर डेटा माइनिंग भी अप्लाई कर सकते हैं. डेटा माइनिंग की मदद से हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की पैटर्न्स आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेंड्स आते हैं, एंड वी यूज़ दीज पैटर्न एंड ट्रेंड्स फॉर सम गुड डिसीजन मेकिंग, जिससे हमारे पास हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीट हो सकें. ठीक हो गया. अच्छा, अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा वेयर हाउसेज हैं. सबसे पहले आ जाता है एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस. एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस इज़ अ सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस. ठीक है, इट प्रोवाइड्स डिसीजन सपोर्ट सर्विसेज अक्रॉस द एंटरप्राइज. ठीक है, जो आपके पास एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस है ये आपके पास ना सिर्फ एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए बल्कि अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट एंटरप्राइज सिस्टम्स, जो हमारे एंटरप्राइज एक होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें ये हमारे पास डिसीजन सपोर्ट का काम देता है. इट ऑफर्स यूनिफाइड अप्रोच फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग डेटा. क्योंकि हमारे पास ये सेंट्रल रेपोजिटरी होती है तो हमारे पास यूनिफाइड एक सिंगल पॉइंट पे हमारे पास डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है और डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है. इट ऑल्सो प्रोवाइड हाई एबिलिटी टू क्लासीफाई डेटा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड गिव एक्सेस अकॉर्डिंग टू दोज डिविजन. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, डेटा को डिवाइड किया जाता है और जिसको जिस किस्म का डेटा चाहिए होता है उसको उसके मुताबिक एक्सेस मिल जाती है. फिर हमारे पास आ जाता है
ऑपरेशनल डेटा स्टोर। ऑपरेशनल डेटा स्टोर इज़ अनदर टाइप ऑफ डेटा वेयर हाउस। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इसे ODS भी कहते हैं। Operational database, which is also called ODS, are nothing but data store required when neither data warehouse nor OLTP system support organization reporting needs। ठीक है, सो बेसिकली OLTP बेसिकली आपके पास क्या है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है। जो हमारे नॉर्मल डेटा बेसिस हैं, ठीक है, जो हम डेली यूज़ करते हैं, उनको हम OLTP कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास जो डेटा स्टोरेज या की जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी बड़ी है कि ना ही हमारे पास हमारा डेटा वेयर हाउस ना ही OLTP सिस्टम सपोर्ट करेंगे, तो फिर हमारे पास क्या हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, ODS करना पड़ेगा। इन ODS डेटा वेयर हाउस इज़ रिफ्रेश इन रियल टाइम। ठीक है, हैंस इट इज़ वाइडली प्रेफर्ड फॉर रूटीन एक्टिविटीज़ लाइक स्टोरिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। ठीक है, एक तो जो यहाँ पर बात की गई है, इस पर हम इसको इसमें फर्दर एडिशन हम कर लें कि हमारे पास जो डेटा वेयर हाउस होता है, इसमें जो हमारे पास रिफ़्रेशिंग है ना, यानी और डेटा इसमें पंप इन करना या डालना, वो इतना फ्रीक्वेंट होता नहीं है। ठीक है, और डेटा वेयर हाउस को रिफ़्रेश करना अगेन इट्स अ वेरी ह्यूज टास्क बिकॉज हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। तो ODS इज़ अ बिगर सिस्टम, तो इसमें डेटा रिफ़्रेश होता है, तो इसमें हम कुछ ऐसी रूटीन का भी डेटा डाल सकते हैं जो हमारे पास रिपीटेडली आपके पास इसमें ऐड होता है। ठीक है, देन फिर हमारे पास डेटा मार्ट आ जाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डेटा मार्ट इज़ अ सबसेट ऑफ डेटा वेयर हाउस, यानी अगर डेटा वेयर हाउस हमारे पास बहुत बड़ा है तो उसको हम फर्दर उसकी बेहतर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम डेटा को स्मॉलर हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एंड वी कॉल इट अ डेटा मार्ट। इट इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस सच एज सेल्स फाइनेंस, सेल्स ऑफ फाइनेंस। इन एन इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट डेटा कैन कलेक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, हमारे पास इसमें हम मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द बिज़नेस रिक्वायरमेंट, जैसे यहाँ पर सेल्स और फाइनेंस की बात की गई है। फिर हमारे पास क्या होगा, इसमें अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट है, यानी इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट का मतलब है कि उसकी डेटा उसकी वजह से डेटा ना किसी का अफेक्ट हो रहा है ना वो किसी को अफेक्ट कर रहा है, तो हमारे पास डेटा हम डायरेक्टली भी कलेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट कि वो पहले डेटा वेयर हाउस में आओ फिर डेटा वेयर हाउस के प्रोसेस से डेटा मार्ट में, दैन इफ़ इट इज़ इंडिपेंडेंट देन वी कैन डायरेक्टली कलेक्ट इट फ्रॉम द सोर्सेज। इट इज़ नॉट अगेन अगर एक मार्ट है तो उसमें एक सिंगल सोर्स नहीं होगा, वी कैन हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ डेटा। ठीक हो गया। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये हमारे पास तीन बेसिक टाइप्स थी, इंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस, ऑपरेशनल डेटा स्टोर्स, ठीक है, और डेटा मार्ट आ गए। ठीक है, एक आपको यहाँ पर एक फैक्ट है अबाउट नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स आपको पता है बहुत सारे लोग नेटफ्लिक्स को इस्तेमाल भी करते हैं। इट्स ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऐप, वेबसाइट थी, फिर नाउ इट मूव टू, काफ़ी साल पहले ये ऐप बन गई है, अब टीवीज़ पर भी अवेलेबल है। तो ये हमारे पास हमें ऑनलाइन जो हमारे पास वीडियो स्ट्रीमिंग है उसके लिए ऐप है। अच्छा, यहाँ पे बड़ा एक ये जब मैं स्लाइड्स बना रहा था तो ये मैंने ख़ास तौर पे डाली कि ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हमारा जो डाटा है वो कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास जो डाटा है वो बढ़ता जा रहा है, ना सिर्फ नेटफ्लिक्स का बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हर चीज़ का। अगर आप कुछ स्टैटिस्टिक्स देखें तो उसमें उसमें क्लियरली आपको पता चलेगा कि डेटा कितना बढ़ गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ यू नो हाउ मच टेराबाइट्स is you will probably be impressed by the fact that Netflix had about 44 terabytes of data in the warehouse back in 2016। ये 2016 में 44 टेराबाइट्स थी, लेकिन अगर अब आप देखें तो आई एम श्योर कि ये बड़ी आसानी से 100 तो इसने बहुत जल्दी क्रॉस कर लिया होगा 2017 या 18 में। अब हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ टेराबाइट्स ऑफ डाटा है, तो द साइज़ अलोन हिंट्स वाई वी कॉल इट अ वेयर हाउस। और हमारे पास नॉर्मल डेटाबेसेस में इतनी कैपेसिटी नहीं होती। और इमेजिन करें कि यहाँ पर सिर्फ मूवीज़ का डाटा नहीं होगा, इसमें हमारे पास हर यूज़र की प्रोफाइल होगी, उसकी लाइक्स होंगी, उसकी डिसलाइक्स होंगी। अगर आप नेटफ्लिक्स को इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिकमेंडेशंस भी आती हैं, आपको एरिया वाइज भी सिलेक्शन आती है, नई मूवीज़ की भी आपको रिकमेंडेशन आती हैं। तो वो जो है वो आपकी जो आपका इवन यूज़र की जो प्रोफाइल होती है उसको भी एनालाइज करके आपको बताता है कि आपकी चॉइस के मुताबिक, आपकी प्रोफाइल के मुताबिक आपको क्या किया जाए, आपको सजेशन दी जाए। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी हम 20 की वीडियो नंबर 2 को एंड करते हैं।
आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि जो वीडियो नंबर 3 है उसमें हमारे लिए क्या है। थैंक यू।